हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट को कंप्लीट किया है। देन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, कुछ कर्व्स और छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट, ये हम हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है वो भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। देन हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर, जो कि होगा हमारे प्रेशर का फॉर्मूला। क्योंकि आप सब जानते हैं जो हमारी गैसेस होती है वो लाखों करोड़ों एटम का एक कंपोजिशन होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है। ओके, जब ये कुछ पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल करते हुए किसी कंटेनर की वॉल्स पर टकराती है तो वहां कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो जो प्रेशर है वो होता है 1/3 मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू c²। c यहाँ पर गैस की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। किसी गैस के एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, और वो यहाँ पर आपके सामने है, वो होती है 3/2 kT। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग आज के लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं और बात करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो पूरे लेक्चर में आप बने रहें हमारे साथ और कॉपी पेन नोट निकालकर हर पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते चले जाएं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो शुरू करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। तो सबसे पहला पोस्टुलेट का मतलब होता है ऐसे कुछ रूल जिनका बेसिकली कोई प्रूफ हमारे पास नहीं होता है, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं गैस पर, तो गैस के जो बिहेवियर है वो सिमिलर मैच करते हैं हमारे इन पोस्टुलेट की तरह। बेसिकली प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये सारी चीजें फॉलो होती है हमारी गैसेस के लिए, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। सो पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट हमारा है एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल। हर एक गैस बहुत छोटे छोटे और माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हमको नेचर में मिल रहे हैं उनकी शेप कैसी होगी। तो बच्चों, मॉलिक्यूल बहुत छोटी और स्मॉलर साइज का होता है। पिछली क्लास में हमने बात की थी एक एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का है। इतना छोटा एटम है ये कि इसे आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। तो जो जितनी छोटी शेप होती है वो शेप अपना जो मॉलिक्यूल है अपना जो शेप बनाता है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्फेरिकल। सो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर स्फेरिकल। जितनी भी हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल जो छोटे से छोटा शेप बनाना चाहता है वो सीधा सीधा किस पर जाएगा, स्फेरिकल शेप पर, क्योंकि इस शेप को बनाने में बहुत ही कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए हर मॉलिक्यूल अपनी शेप कैसी बनाना पसंद करता है, वो एक स्फेरिकल डिजाइन जैसा। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें हम, सो ऑल मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। हर मॉलिक्यूल यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक है, रिजिड है। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हर मॉलिक्यूल एक इलास्टिक नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। एक मॉलिक्यूल आता है, टकराता है, और जितनी स्पीड से टक्कर मारेगा अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है आगे वाले को। अब वो मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये मॉलिक्यूल जितनी स्पीड से आया ना टकरा, यहाँ पर जितनी स्पीड से इससे टकराता है उतनी ही स्पीड से वापस भी यहाँ से रिपेल होके चले जाता है। तो ये इस तरह के जो कॉलिजन्स होते हैं हमारे, उन कॉलिजन्स को हम कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन्स। ओके, तो हर मॉलिक्यूल के पास इलास्टिक नेचर है, ये रिजिड है
और साइज में इतने ज्यादा छोटे हैं कि इनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की कंपैरिजन में अगर आप उनकी साइज की बात करते हैं तो आप इनकी साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब यूं कि एक मॉलिक्यूल अगर गैस का यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ होगा, यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में ये काफी ज्यादा क्या है यहाँ पर गैप, इसे हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहलाता है। अब ये इतनी ज्यादा है, इसकी कंपैरिजन में इन दो मॉलिक्यूल की साइज को आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। हर मॉलिक्यूल इलास्टिक नेचर रखता है, तो इनकी जो कोलिजन होगी वो कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। अब परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, आपने पढ़े हैं कोलिजन्स के फिनोमेना, और उन कोलिजन्स के फिनोमेना में हमने देखा है कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो वहां पर कोलिजन तीन तरह के हो सकते थे। नंबर एक इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं, कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे कंजर्व होते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ये दोनों ही हमारे क्या है, कंजर्व है। मतलब ना तो काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है और ना ही मोमेंटम चेंज होता है। बाकी और भी टाइप्स हमने कोलिजन के अंदर स्टडी किए हैं, जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सारे कोलिजन्स के ऊपर डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ जो कोलिजन हमारा है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जिसमें गैस की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यूरिंग द कोलिजन। जब इनके बीच कोलिजन होती है तो ये एक दूसरे पर कोई भी रिपल्शन का फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। एक मॉलिक्यूल दौड़कर आता है, यहाँ रखे हुए मॉलिक्यूल को हिट करता है और टक्कर से, कोलिजन से एक रिएक्शन फोर्स काम करता है, इस वजह से किसी अनदर डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मॉलिक्यूल आएगा और ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, या ये दोनों एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर फोर्स से अपने पास खींच लेंगे। ऐसा होता ही नहीं है इन गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो ना तो यहाँ पर अट्रैक्शन प्रेजेंट है और ना ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिपल्शन ड्यूरिंग द कोलिजन। ओके, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे हमारे। अगले कुछ पोस्टुलेट्स पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा यहाँ पर है वो है मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। बड़े काम की चीज, गैस का हर मॉलिक्यूल हमेशा एक रैंडम मोशन करता है। कब और किधर, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। तो जब तक दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उनके बीच का जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है वो हमने कंसीडर कर लिया c, तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो टक्कर हो जब तक नहीं होती है तब तक तो मॉलिक्यूल हमारा स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो उस गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या है, c वेलोसिटी। अब इस c वेलोसिटी में उस मॉलिक्यूल के पास तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स, x डायरेक्शन की स्पीड है इसके अंदर y डायरेक्शन का भी स्पीड है और इसके अंदर z डायरेक्शन का भी क्या है, स्पीड है। मतलब वेलोसिटी का हम अगर कंपोनेंट फॉर्म डिस्कस करें तो वो हो जाएगा cx इन i प्लस cy इन z प्लस cz इन k डायरेक्शन। ओके, ये वेलोसिटी के अंदर इसके तीनों कंपोनेंट क्या है, प्रेजेंट है। x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी जा सकता है। ये एक प्रकार का 3D मोशन करते हैं जितने भी गैस के हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ होते हैं। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो हो जाएगा cx। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपने क्या पढ़ा है, इसका रूट मीन निकाल लो, रूट मीन स्क्वायर निकाल लो। तो ये अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर करो और साथ में मीन निकाल लो, ये हो जाएगा। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर
इक्वल किसके हो गए, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इन एक्स का होल स्क्वायर, सी इन वाई स्क्वायर प्लस सी इन जेड का स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी का क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म हमको यहां से मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अच्छा बेसिकली अगर हम इनकी चलो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा है द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बारी आ रही है प्रेशर की। ये गैस प्रेशर अप्लाई करती है, सबने सुना है। क्यों अप्लाई करती है? क्योंकि ये कंटेनर की वॉल को हिट करती है, टक्कर मारती है, और टक्कर मारने से पर यूनिट एरिया पर ये क्या करती है, कुछ फोर्स को एक्सर्ट करती है। इट मींस जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑन यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पर कितनी बार आपके गैस के मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी है, हिट की है, जितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे उतना ज्यादा हमारा उस गैस उस वॉल के ऊपर क्या अप्लाई करेगी, प्रेशर अप्लाई करती है। चलिए नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, जो तय करेगा उस गैस का टेम्परेचर कितना है। जितना हाई आप टेम्परेचर रखते हैं मॉलिक्यूल के पास उतनी ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी आती है। मींस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है किसके, टेम्परेचर के। आप हाई टेम्परेचर ले जाएंगे किसी गैस का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी हुई आपको मिलेगी। अगर लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल की कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। क्या कहना चाहता है इस सेंटेंस का मतलब है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। किसके कंपैरिजन में, सो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। एक गैस का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब गैस का वॉल्यूम, मान लीजिए आपके पास ये एक रूम है और इस रूम के अंदर हमने क्या की है, ये गैस फिल की है। तो इस रूम की जो लेंथ विड्थ हाइट होगी, मींस जो इस रूम का वॉल्यूम होगा वही हमारे गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। अब पूरी गैस चारों तरफ इस रूम के अंदर क्या है, फैल रही है। हम थोड़ी सी गैस लाए यहाँ जैसे छोड़ते हैं तो वो ऑल डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, यहाँ से स्प्रेड हो जाती है, फैल जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अब क्या किया हमने, तो इन सभी मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के हमने इकट्ठा करके छोटा सा एक कोने में डाल दिया। तो यहाँ से ये सारी गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको उठा के हमने कहाँ डाल दिया, एक छोटे से कोने में डाल दिया इनको। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उनका नेट वॉल्यूम हो जाएगा और ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो सोचो इतने बड़े वॉल्यूम की कंपैरिजन में ये छोटा सा हिस्सा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हर गैस के मॉलिक्यूल्स जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। डन, ठीक है। तो सारे पोस्टुलेट्स आप लोगों को क्लियर हैं। तो ये थे हमारे गैस के कुछ पोस्टुलेट्स। सारे पोस्टुलेट्स को आप अच्छे से एक बार रीड कर लें और रीड करके हर एक पोस्टुलेट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आप गैस के बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस पर। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है हमारा यहां से चलता है, इस तरफ जा रहा है c1 स्पीड से। ओके, कोई मॉलिक्यूल है जो यहां से चलते हुए इधर चला गया c2 स्पीड से, यहाँ वाला मॉलिक्यूल इधर जा रहा है c3 स्पीड से, इधर से कोई मॉलिक्यूल इधर आया है c4 स्पीड से। ऐसे एन मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो हम रूट मीन वेलोसिटी ऑफ गैस यहाँ से फाइंड करते हैं। तो रूट मीन वेलोसिटी
का मतलब है जितनी भी वेलोसिटीज हमारी है c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन, सारी वेलोसिटीज हमने ले ली और इन सभी वेलोसिटीज का हमने मीन निकाल लिया, स्क्वायरिंग कर ली और साथ में लगा दिया हमने क्या, रूट। तो ये जो वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पर स्पीड का, इसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यहां से हम इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को पुट कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला फाइंड किया था। जैसे मान लीजिए स्पीड मॉलिक्यूल के पास c है, तो ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में भी चल सकता है, y में भी चल सकता है, z में भी चल सकता है। ओके, तो इसका आरएमएस वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आरएमएस वैल्यू हमारा होगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें cxi प्लस cyj प्लस czk। ओके, इस वेलोसिटी में तीनों डायरेक्शन के क्या है, मैग्नीट्यूड है। तीनों को देखा तो हमको क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ गैस। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। ओके, बट जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी हर डायरेक्शन में स्पीड कैसी है, एक दूसरे के इक्वल। जितनी वो x में स्पीड है उतनी y में, उतनी किधर है, z में। तो इसको आप ओनली cx लिख सकते हैं, तो तीनों का मिला के हमने क्या ले लिया, ओनली cx। तो ये जो मैग्नीट्यूड है गैस का ये हमको मिला, यहाँ से रूट को भी हटा रहा हूं मैं, तो ये सामने क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो cx प्लस cx प्लस cx, तीनों को cx मान लिया हमने, तो cx द होल स्क्वायर। ओके, 1 2 3 टाइम्स है, तो आगे हमने कितना लगा दिया, 3। इसकी भी कहीं हमको नीड लग सकती है, तो ये वैल्यू भी आप लोग याद कर लें, c इन x डायरेक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ c स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, और आरएमएस वैल्यू की हमको नीड लगेगी तो वहां पर हम ये आरएमएस वैल्यू पुट कर देंगे। फिर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। तो जो n मॉलिक्यूल की हमारी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी, वो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है 3/2 kT। ये r/n करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, 3/2 r/n इंटू टी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो n मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है वो 3/2 kT ये होती है। इसको हम बाय फॉर्मूला प्रूव करेंगे कि इतनी काइनेटिक एनर्जी हमारे गैस मॉलिक्यूल की होती है। अब इसको लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले प्रेशर के डेरिवेशन पर। पहले हम प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देन हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जिसको डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम चल रहे हैं जो कि पूरे चैप्टर में हमारी काफी हेल्प करने वाला है, और वो है डेरिवेशन ऑफ प्रेशर। अभी अभी हमने बात की है कि गैस के मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी होती है, पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलकर वो दीवार पर टकराते हैं और वहां उनकी टक्कर की वजह से पर यूनिट एरिया पर वो कुछ फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। पर यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स ये एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ओके, और यही प्रेशर की कैलकुलेशन हमको यहां से करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स को फील करते हैं। ये हमारे पास कोई एक क्यूब है जिसकी साइड्स ए एंड ए। ओके, और यहां पर ये हमने कंसीडर कर लिया इसका क्या है, ओरिजिन है, और इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ गैस फील कर दी है। ओके, अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इनके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ये दीवारों को हिट करेंगे तो कितना प्रेशर वहां पर एक्सर्ट करेंगे, वो प्रेशर ही अपने को निकालना है। जो प्रेशर निकालने का तरीका है, कुछ स्टेप्स मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, यही अपने को पूरे डेरिवेशन के अंदर फॉलो करनी है। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे गैस का मोमेंटम में चेंज कितना आया। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा तो टाइम टेकन टू ईच कोलिजन हम फाइंड करेंगे। अब
फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग वो है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी चेंज इन प्रेशर नहीं, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पर हम इसको लेकर आए हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, और फाइनली जब आपको फोर्स मिल जाएगा तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं फोर्स बाय एरिया से। तो आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है इसके अंदर, 1 2 3 4। पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, टाइम टेकन निकालेंगे, फिर हम टाइम टेकन को डिवाइड कर लेंगे चेंज इन मोमेंटम से, और फाइनली प्रेशर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से अपने को मिल जाएगा यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, तो जो हमने एक कंटेनर लिया है इसके अंदर हमने गैस फिल की है, जिसका एक मॉलिक्यूल हमने उठाया है जिसकी स्पीड है c1। ओके, अब इस c1 के अंदर हमारी c1x डायरेक्ट वेलोसिटी भी होगी, c1y भी होगी और c1z भी होगी। तो c1x, c1y, c1z, ये तीनों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स हमारे इस मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट है, जिसकी स्पीड हम यहाँ कितनी टेकन कर रहे हैं, c। So c is equal to c in x, c by j plus c z k। ओके, और मैग्नीट्यूड की बात करें इसका, तो मैग्नीट्यूड होगा इसका सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर। ओके, अब आपने गैस के अंदर इस कंटेनर के अंदर कितनी गैस फिल की है, हमने मान लीजिए n एटम्स किसी गैस के यहाँ पर ले लिए हैं, और हर एटम का अपना एक मास कितना है, m है। ओके, n एटम प्रेजेंट है, m हर एक का मास है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास जिसको मोलिकुलर मास भी कहते हैं वो हो जाएगा m इंटू n के इक्वल, ये mn हो जाएगा। ओके, तो और वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा a क्यूब। ओके, डेंसिटी कितनी, तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होती है मास बाय वॉल्यूम, m बाय a क्यूब। तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हमको नीड आगे कहीं लग सकती है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करते हैं, तो पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, फिर फाइनल निकालते हैं, देन चेंज इन मोमेंटम की हम बात करते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पी ले लिया हमने। अब एक गैस का मॉलिक्यूल चलता है, ठीक है, हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेकर चलते हैं, हमारे पास 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई और जेड। अब इन तीनों डायरेक्शन से हमको वर्क करना है, ठीक है, ये एक्स ले ली, ये वाई ले ली और ये क्या ले ली, जेड। अगर हम मान रहे हैं कि हमारा मॉलिक्यूल यहाँ से एक्स डायरेक्शन में चलकर आगे जाएगा, तो बताओ जरा इसके सामने कौन सी दीवार पड़ेगी, कौन सी वॉल इसके सामने आएगी। ये एक्स में जा रहा है तो सामने पड़ेगा ये वाई है, और यहां से ये वाली साइड क्या है, जेड, तो इसके सामने पड़ेगा वाई जेड प्लेन। तो एक्स डायरेक्शन में चलते हुए ये टक्कर मारेगा किसको, वाई जेड प्लेन को। ओके, तो वाई जेड प्लेन को जब टक्कर मारेगा ये, तो ये चल रहा है c1 x स्पीड से, कि x डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और वाई जेड प्लेन को ये क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। एक ही मॉलिक्यूल हमने लिया है जिसका मास आपके पास स्मॉल m है। ओके, तो स्मॉल m मास वाला मॉलिक्यूल चलता है, और मोमेंटम कहता है p इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास है और वेलोसिटी है उस मॉलिक्यूल की c1x, जो चलकर जा रहा है, और जाके ये x डायरेक्शन में यहां से चलता है, और इसके सामने पड़ता है ये yz प्लेन। ये yz वाली दीवार को क्या करता है, हिट करता है। ओके, टक्कर मारी तो मोमेंटम ये आया, टक्कर मार के ये वापस चलेगा, तो जो इसकी स्पीड है c1x वो अब अपोजिट हो गई, तो साथ में अपन ने क्या लगा दिया, माइनस। तो टकराने के बाद का मोमेंटम कितना, p फाइनल इज इक्वल टू माइनस m c1x, ये हो जाना है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम,
वो चेंज इन मोमेंटम हमको मिलेगा यहाँ से डेल पी इज इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में एम सी वन एक्स माइनस फाइनल मोमेंटम है माइनस एम सी वन एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको ऐड करेंगे तो ये 2m(c1x) हमको मिलता है। ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस 2m(c1x)। हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसे n मॉलिक्यूल्स होंगे, बाद में हम लगा देंगे। ओके, तो एक मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम हमको मिला वो मिला 2m(c1x), मोमेंटम आ चुका है। तो अब एक टक्कर जो मारी इसने दीवार को, उस टक्कर को मारने में इसे कितना टाइम टेकन करना पड़ा। सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन टू ईच कोलिजन। एक कोलिजन का टाइम कितना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखिए आपने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये मिल जाएगा। अब कितनी, ये दीवार है आपके सामने, एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये गया ए डिस्टेंस, टक्कर मारा, रिटर्न आया ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस हो गई 2। अगली टक्कर मारेगा तब ए गया ए वापस आया, फिर अगला ए गया ए वापस आया। तो हर एक कोलिजन के अंदर आपका जो गैस मॉलिक्यूल है वो कितना चल रहा है, वो 2a डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देखो यहाँ पर, यहाँ से चलना शुरू करता है, सामने दीवार को, इस वाली दीवार को टक्कर मार रहा है, गया a डिस्टेंस ट्रेवल की और वापस आया, तब भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ए। कंटेनर के अंदर से दौड़ रहा है मॉलिक्यूल, चलकर गया ए, टक्कर मारी, वापस आया ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a। तो 2a डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल c1x, ये आ गया टाइम टेकन। ठीक है, अब इस टाइम टेकन का हम डिवाइड कर दें किसके साथ, चेंज इन मोमेंटम के साथ। अगला स्टेप, चेंज इन मोमेंटम में टाइम टेकन से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये टोटल टाइम इंटरवल हमको मिल जाता है। सो फोर्स ऑन वाईजेड प्लेन, जो वाईजेड प्लेन पर फोर्स लगा F1 मॉलिक्यूल के कारण इन x डायरेक्शन, वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो F1x इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हमको मिला है यहां से 2m(c1x) डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये हो गया 2a, और डिवाइड में कौन है c1x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c1x ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। सो फोर्स ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन, ये हो जाता है mc1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e, दैट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन yz प्लेन। किधर जा रहा था वो, x डायरेक्शन में। तो ये नेट फोर्स उस दीवार पर कितना लग रहा है, ये आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, फोर्स आ गई है, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और फोर्स तो हमको मिल चुका है, अगला काम क्या था हमारा, प्रेशर को फाइंड करना। ठीक है, बेसिकली ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का एक्स डायरेक्शन में क्या आया है, फोर्स। ऐसे अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर c1x प्लस c2 प्लस ऐसे करते जाएं तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा इन x डायरेक्शन। ओके, तो उसको करने से पहले हम एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो चलते हैं आगे। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन निकाल ही लेते हैं हम लोग उसको, F इन x डायरेक्शन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए। सो m अपॉन a यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा c1x स्क्वायर प्लस c2x का स्क्वायर प्लस c3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही इन y डायरेक्शन F इन y m अपॉन a इंटू c1y स्क्वायर
C2 वाई स्क्वायर प्लस C3 वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, F in Z direction, so M by A C1 Z square, C2 Z square, C3 Z square प्लस एंड सो ऑन। ये ऑल डायरेक्शन की क्या हो गई है, फोर्स। अब निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, सो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ये रहा, तो ये तो हो गया हमारा m बाय ए। अब m बाय ए के साथ क्या लगाना है अपने को, ये वेलोसिटी इसकी c1 x का स्क्वायर प्लस c2 x का स्क्वायर प्लस c3 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ये एरिया बचा है, इस एरिया को देखो आप, ये कौन सा एरिया है, सामने जो प्लेन मिल रहा था हमको वो, तो उस प्लेन का एरिया यहाँ पर कितना होगा, क्यूब है, तो इसके लेंथ और विड्थ दोनों कितनी होगी, a, तो एरिया ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां पर वो हम पुट कर देंगे a का स्क्वायर। ओके, सो प्रेशर इन x डायरेक्शन हमको मिला m अपॉन a क्यूब इंटू C1 x का स्क्वायर, ये थोड़ा छोटा रखें 1 और x को, ऐसे ही C2 x का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये x डायरेक्शन का प्रेशर है, तो ऐसे ही y डायरेक्शन में निकाल लेंगे हम, m अपॉन a क्यूब C1 y स्क्वायर प्लस C2 y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। फिर z डायरेक्शन में, सो m बाय a क्यूब C1 z स्क्वायर C2 z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब याद करो जरा पास्कल को। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देखो यहां पर उन्होंने कहा है कि जितना भी प्रेशर वॉल कंटेनर की वॉल्स पर लगता है ऑल डायरेक्शंस का वो कैसा होता है, सिमिलर। तो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन जो मिला हमें वो y के इक्वल है और वही z के इक्वल है। ओके, और इन तीनों का मिलाकर अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, P। सो एवरेज प्रेशर इसका निकालते हैं, तो P इन एक्स डायरेक्शन, P इन y डायरेक्शन, P इन z डायरेक्शन, और डिवाइड कर लिया कितने से, 3। ये हमको एक एवरेज प्रेशर यहां से मिल जाती है। सो प्रेशर इज इक्वल टू, ये बाय 3 तो कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। अब Px, Py, Pz तीनों की वैल्यू जब आप वहां पुट करेंगे तो सब में m बाय a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले मैं m बाय a क्यूब को बाहर निकाल लेता हूँ। सो इंटू m अपॉन a क्यूब बाहर चले गया, ब्रैकेट में बच रहा है C1 C2 x x x, C1 y C2 y, ये बचेगा C1 z C2 z, ये बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, C1x C1 y C1 z को एक साथ लिखते हैं, C2 ये C2x C2y और C2 z को एक साथ लिखते हैं, ऐसे लिख लें। तो C1x का स्क्वायर प्लस C1y का स्क्वायर प्लस C1z का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी आप करते जाएं। चलो एक दो हम कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। C2x का स्क्वायर प्लस C2y का स्क्वायर प्लस C2z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज चलते जाएगा n तक। ओके, अब इसको देखो, ये है क्या, x, y और z तीनों डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट की है, इसको हम लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो Cx का स्क्वायर Cy का स्क्वायर Z का स्क्वायर, यहाँ से रूट को हटाओगे तो यहाँ सामने क्या लग जाएगा, C स्क्वायर। तो ये पहले मॉलिक्यूल के लिए हम लिख सकते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन a क्यूब इंटू ये हो गया C1 का स्क्वायर, सिमिलरली ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर, ये C3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर n से डिवाइड करके n से इंटू कर लिया। ये n से इंटू और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये आपको सीधा सीधा मिल रहा है RMS वैल्यू जो हमने अभी बात की है। सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3
m डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू इसको हम लिख सकते हैं CRMS, और ये जो m है इसको स्मॉल m लें आप, क्योंकि हमने शुरुआत से इसको स्मॉल m लिया है। ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है, मोलर मास नहीं है, बाय मिस्टेक कैपिटल M लिख दिया है मैंने यहाँ पर। हाँ, यहाँ से तो स्मॉल ही चल रहा है, इन सभी में ये स्मॉल m है। ओके, तो स्मॉल m, और ये कितना है n, इसको लिखा अपन ने c²। तो हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला है P, ये हो जाता है 1/3 mn डिवाइड बाय ये a क्यूब है, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये हो गया हमारा CRMS द होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आ गया हमारे प्रेशर का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम तो टोटल मास मिलेगा हमको। तो प्रेशर का एक नया फॉर्मूला बन जाता है 1/3 कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू CRMS स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला है। अब मास बाय वॉल्यूम अगर आप करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 रो मीन्स डेंसिटी इंटू RMS द होल स्क्वायर, ये भी हमारे प्रेशर का ही क्या है, फॉर्मूला है। ओके, तो ये है प्रेशर कितना वो गैस मॉलिक्यूल अप्लाई करेंगे कंटेनर के अंदर, ऑल डायरेक्शंस का सेम होता है, तो आप यही फॉर्मूला हर एक के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। किया क्या है, कंटेनर लिया, गैस फिल की, पहले उसका चेंज इन मोमेंटम निकाला, टाइम टेकन निकाला हर कोलिजन का। अब चेंज इन मोमेंटम को टाइम टेकन से डिवाइड किया तो फोर्स मिला, और फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड किया तो हमको प्रेशर मिला। ओके, और फिर इसका एवरेज हमने निकाल लिया, तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो ये आ जाता है। डन। चलिए, तो इसमें एक चीज और, एनर्जी की बात रह गई हमारी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अभी प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास है 1/3 कैपिटल M डिवाइडेड बाय V इंटू C स्क्वायर। ओके, और इस मोलर मास को हम 1/3 मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स करके डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, इंटू क्या मिलेगा हमको, C स्क्वायर। अब इस वॉल्यूम को उठाकर तो हम यहाँ ले गए, ये तो हो गया PV, ये 1/3 MN, और ये क्या हो गया, C स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें 2 से इंटू करके डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इंटू किया और 2 से डिवाइड, और ये MN C स्क्वायर। तो PV को तो हमने लिखा RT बाई एस इक्वेशन, ये 1/3, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, तो ये 2/3 हो जाएगा, n को बाहर रखो, और ये बच रहा है 1/2 MC स्क्वायर। सो RT इज इक्वल टू 2/3 n, और इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ m इंटू C स्क्वायर, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर इंटू हाफ, इन तीनों का मिला के क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सारे को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3/2 R बाय n इंटू T। अब R गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारी 8.31 8.31, ठीक है, ये 8.31 है जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, और R बाय n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये R बाय n भी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.3
38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ओके, तो R बाय एन को हम लिख सकते हैं के, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमको मिलेगा 3/2 इंटू के इंटू टी, दैट इज द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। किसी गैस के एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी होगी? 3/2 kT। इज इट क्लियर? ओके, एन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो हम यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है सभी को? तो एनर्जी किसी गैस मॉलिक्यूल के पास कम से कम कितनी होती है? 3/2 kT। चलिए, तो आते हैं हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, और पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको मीथेन गिवन किया है, जिसका टोटल मास जो आपको गिवन है वो है 8 ग्राम। ओके, मीथेन गिवन है, टेम्परेचर आपको दे रखा है इसका T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसे कन्वर्ट कर ले हम केल्विन में, तो 27 प्लस 2 73, ये हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, और वो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 3/2 आर टी। आर कांस्टेंट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है। ओके, और एन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन नहीं है, तो पहले ये नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमने पढ़ा है टोटल मास इज इक्वल टू मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन हमने स्टडी किया है। ये है हमारा टोटल मास मीन्स एक्चुअल मास जो हमको गिवन है वो। ओके, एक्चुअल मास हमको मीथेन का कितना गिवन है? यहाँ पर 8 गिवन है। ओके, और ये जो स्मॉल m यहाँ पर है, स्मॉल m, ये हमारा है मोलर मास। इनमें कंफ्यूज ना हो आप लोग, दोनों को अच्छे से समझ ले। कैपिटल M मतलब गिवन मास, और स्मॉल m मतलब मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मोल। और जो n यहाँ पर है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो n फाइंड करने के लिए हम जाएंगे, तो फॉर्मूला होगा हमारा कैपिटल M बाय स्मॉल m। सो n इज इक्वल टू कैपिटल M आपके पास है 8 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास निकालना पड़ेगा हमें मीथेन का। तो मीथेन है हमारा CH4, कार्बन का मोलर मास होता है कितना? 12 मॉलिक्यूल्स है इस पर, और हाइड्रोजन में है 4, तो 4 इंटू 1 मीन्स 4, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना? 16। ये डिवाइड कर दिया हमने 16 से, इससे डिवाइड किया 8 को, हाँ 8 में डिवाइड किया हमने 16 का, तो रिजल्ट आया हमारे पास 0.5। 16 5 80, क्योंकि 8 में डिवाइड तो होगा नहीं 16 का। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3/2, और आर आपने स्टडी किया है 8.31 इंटू टेम्परेचर आपके पास है 300 केल्विन। ओके, तो ये 0.3 को तो छोड़ दो आप, 2 से कैंसिल करें इसको तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, चलो ले लो 4.2 और 1 कैरी, तो ये 5 इतना हो जाएगा। तो 0.1 को तो हमने लीव कर दिया, ठीक है। अब बच रहा है 4, और 4 का मल्टीप्लाई किया 5 से तो 20, 2.0, 2 आ गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो ये 9 और ये 0 0, तो 900 जूल उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की बात आए तो आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? जब भी वो ग्राम में या कहीं टोटल मास हमें किसी गैस का गिवन हो, उस केस में आप n इंटू 3/2 RT अप्लाई करें और आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल्स की बात करें, उस समय काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कौन सा आप लगाएंगे? तो वो हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ओके,
के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, और जो टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे हमारा वो कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करो 127 प्लस 273 तो ये हो जाएगा हमारा 27 और 300 प्लस 400 तो ये हो गया 400 केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो 3/2 इंटू 1.38 इंटू टेम्परेचर कितना 400, अच्छा सॉरी इसमें एक डिजिट छूट गया, 23 10 का पावर माइनस 23 इंटू 400। ओके, ये तो 1.38 है, इसको कैंसिल किया तो कितना है 200। ओके, 2 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, 6 से 8 48, कैरी में मिल रहे हैं हमको 4, 6 3 18 और 4 22, ये पॉइंट 2 कैरी 6 1 6 और 2 8, तो 8.28 इंटू 10⁻⁻23 जूल, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस when it heated from 77 डिग्री सेल्सियस टू 220 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास गैस है, कौन सा टेम्परेचर पर 77 डिग्री सेल्सियस T1 टेम्परेचर। अब हमको हीट करते हैं और हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं कितना 227 डिग्री सेल्सियस। ओके, दोनों ही केल्विन में निकाल लेते हैं, तो 77 प्लस 273 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे इनको तो ये हो जाएंगे, यहाँ से 7 मिलाया इसमें तो ये होगा 80 80 और 320 मिला के 250 हो जाएगा ना। 370 कैरी 1 8 और 7 15 5 1 कैरी 3 350। ओके, 350 केल्विन। और इसको देखें हम तो 227 प्लस 273 27 इसको तो 300 हो गया, 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500 केल्विन। तो 350 केल्विन से टेम्परेचर को बढ़ाकर 500 किया है हमने, तो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है आपको। तो इनिशियल स्टेज में हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी हमारा E1 था। ओके, और जो फाइनल है हमारा जो हो गया इनिशियल इक्वल टू E1 और जो फाइनल होगा वो हमारा हो गया E2। सो एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टेम्परेचर, क्योंकि हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये तीनों कांस्टेंट है, हटा दो तो एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाती है। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लगा लेते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यही गिवन है। सो E1 इनिशियल एनर्जी था बाय E2 फाइनल है इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 कितना है यहाँ पर 350 केल्विन है और ये है 500 केल्विन, 0 से 0 कैंसिल। ओके, और 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो 5 से कैंसिल किया तो 10 हो गया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 7। सो E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू 7 रेशियो 10। ठीक है, ये हमको मिलेगा, या फिर E1 इज इक्वल टू 7/10 इंटू E2, दैट इज एनर्जी। ये इनिशियल है, फाइनल अगर आपको फाइंड करना है तो E2 इज इक्वल टू, E2 को इधर ले जाओ और इन दोनों को इधर ले आओ, 10/7 इंटू क्या हो जाएगा E1। जो भी आपको व्हाटएवर फाइंड करना है वो सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स और हमारा लेक्चर होता है यहीं पर एंड। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन की है जिसमें हम लोगों ने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फाइंड किए हैं, प्रेशर का डेरिवेशनल फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया है और देन कुछ बेसिक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा हो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है, कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड
करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।